नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। क्योंकि आज मैं एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके ऊपर बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था कि सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो ज़रूर बना के दीजिएगा। जहाँ पे हम लोगों को एक क्लियर कट एक पता चले कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में कुछ बन सकता है। क्या क्या अभी फ़िलहाल के लिए सिचुएशन खराब है, फ्यूचर में अच्छा बनेगा कि खराब बनेगा? तो इसका एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट हेवी व्हीकल कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अशोक लेलैंड, जो इंडिया के एक लार्जेस्ट हेवी व्हीकल प्रोडक्शन करते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं बसेस से लेकर डिफेंस सेक्टर से जितने सारे गाड़ियाँ हैं उसको लेकर, ट्रक से लेकर, ईवीज़ से लेकर हर हर कैटेगरीज़ प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। हाँ, इस कंपनी का कोई भी पैसेंजर व्हीकल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने ये सारे गाड़ियाँ हैं, वो ऑब्वियसली कार्गो है। और इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि हिंदुजा ग्रुप के ही कंपनी है और अशोक लेलैंड बहुत पुराना कंपनी है। और इंडिया में 2 ही कंपनी की गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्केट में देखने को मिलेगा हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज़ में। एक टाटा मोटर्स, दूसरा है अशोक लेलैंड। तो टाटा मोटर्स देखिए बहुत दिनों से लगातार हाई करते चले जा रहे हैं, मगर अशोक लेलैंड में उतना ज़्यादा हाई, ग्रोथेबल हाई देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली हाई तो हुआ, टाटा मोटर्स के जैसे हाई देखने को नहीं मिला। तो उसके पीछे रीज़न कौन-सा है और क्या सही में वो लेवल्स जा सकते हैं? और मैं इस कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट रखा हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लॉन्ग टर्म के लिए मेरा क्या थिंकिंग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सारे पॉइंट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं मेरी जितनी रिसर्च है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलो, शुरू करते हैं। देखिए, एक डेटा आपके साथ सबसे पहले मैं प्रेज़ेंट करूँगा। अभी ये बताया जा रहा है कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इंडिया बनने वाला है। जहाँ पे जापान और जो जर्मनी है, इस दोनों को टक्कर देने के बाद 2026 के बाद कंपनी $5 ट्रिलियन बनने वाला है। तो इस तरीके से आशा किया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है नेक्स्ट 5 ईयर में 6% का जीडीपी का ग्रोथ ऐसे होने वाला है। जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, आप देख सकते 2003 से लेकर 2028 तक जो डेटा बता रहा है कि किस बेसिस में ग्रोथ हो रहा है। देखिए, चाइना में ऑब्वियसली, चाइना 2003 में जिस तरीके से जीडीपी को ग्रोथ किया था, वो धीरे-धीरे करके जीडीपी को एक रेंज के हिसाब से रखा है। और इंडिया देखिए कंटिन्यूअसली खुद का जीडीपी को ग्रोथ कर रहा है, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में भी उतना ग्रोथ नहीं है, यूनाइटेड किंगडम में भी उतना ग्रोथ नहीं है, जर्मनी में, जापान में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे इंडिया में ग्रोथ हो रहा है। और इंडिया में ग्रोथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है और यूथ को हमेशा मतलब गाड़ी के शौकीन और जो जो लग्जरीज प्रोडक्ट है उसके ऊपर शौकीन होते हैं। देखिए, आज लोग के मान के चलिए किसी का सैलरीज है 20,000 पर मंथ, और वो देख लेंगे आप 1,20,000 के फ़ोन ले लेंगे, और वो भी आईफोन ले लेंगे। तो इस तरीके से वो टारगेट लेकर चलता है। तो इसमें जो परचेजिंग पावर है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस ग्रोथ में अशोक लेलैंड का किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है, वो चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, इंडिया में किस तरीके से ग्रोथ हुआ। और देखिए, पॉल्यूशन, ऑब्वियसली पॉल्यूशन जो कंट्रीब्यूशंस है फ्रॉम मोबिलिटी के हिसाब से, जितने सारे गाड़ी कंपनी है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा कार्बन इमोशन करते हैं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। अभी देखिए, ट्रांसपोर्टेशन को गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीनेबल जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ट्रांसफर कर है। तो यहाँ पे दिल्ली में आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो रोड जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें 32% के आसपास यहाँ पे पॉल्यूशन होता है। इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस मत सॉरी गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च हो रहा है और बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। और अशोक लेलैंड किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। चलो, सबसे पहले आपको दिखा ही देता हूँ। अगर आप इस डेटा को देखेंगे, देखिए अशोक लेलैंड यहाँ पे देखिए न्यू बसेस, जो इसका बसेस का बिजनेस है उसमें वो ईवीज के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है, और वो भी कहाँ पे काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में। जो करंट कैपेसिटी है 2500 बसेस का टोटल पर ईयर में, तो उस कैपेसिटी को बढ़ाने वाला है, यहाँ पे इंक्रीज करने वाला है 5000 व्हीकल्स एनुअली ओवर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब नेक्स्ट कुछ सालों में वो उसको 5000 करने वाला है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, डबल के ऊपर है। तो ऑब्वियसली अशोक लेलैंड जिस तरीके से कमेंट किया है उस बेसिस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिला है। साथ ही साथ देखिए, इंडिया में क्या क्या ग्रोथ हो रहा है। देखिए, विंड एनर्जी, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट है चार्जिंग स्टेशन, विंड एनर्जी, सोलर प्रोजेक्ट, इस तरीके से प्रोजेक्ट का ज़रूरत है। जहाँ पे देखिए इंडिया किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है।
इंडियन विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जिसके माध्यम से भी गाड़ियाँ चला जाता है, साथ ही साथ इथेनॉल के ऊपर भी चला जाता है, लिथियम जो बैटरीज है उसके माध्यम से भी गाड़ी चला जाता है। तो जो जो मतलब स्क्रैप्स है तो उसको भी मतलब जो पुराना गाड़ी है उसको बंद कर रहे हैं गवर्नमेंट। साथ ही साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ग्रोथ हो रहा है, सोलर एनर्जी के ऊपर भी ग्रोथ हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण कंपनीज के ऊपर अलग लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। देखिए, इंडिया की जब ग्रोथ होगा सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसके ऊपर होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, साथ ही साथ जितने सारे ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर। तो अशोक लेलैंड सबसे ज़्यादा ट्रक्स और बसेस बनाने वाला कंपनी है, तो इसका एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। देखिए, कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं, कंपनी 75 ईयर्स पुराना कंपनी है और एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1984 में, सॉरी 1948 में, और 1987 में एक्वायर किया गया बाय हिंदुजा ग्रुप के माध्यम से। उसके बाद देखिए 2007 में कंपनी 60 ईयर के हिसाब से कंपनी देखिए सेल्फ रिलायंस और जो इंडिजिनाइजेशन को अचीवमेंट किया था। और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर काम किया, वो यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए, कंपनी की एक बहुत बड़ा टारगेट है। कंपनी बता रहा है कि 2030 में कंपनी क्या करने वाला है, आप देख सकते हैं जो कार्बन है उसको न्यूट्रल करेंगे, मतलब बहुत कम करेंगे। और 2048 में कंपनी बता रहा है कि 100% वो जीरो इमिशन तक लेके आएंगे, मतलब उसका जो कार्बन इमिशन है गाड़ी से जो निकल रहा है उसको जीरो करने वाला है। तो एक बेस्ट पॉइंट देखने को मिला। और आप देख सकते हो वर्ल्ड के, इंडिया के सिर्फ नहीं, वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अशोक लेलैंड। तो सोचिए कितना ज़्यादा बसेस बनाते हैं इस कंपनी। साथ ही साथ कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट जो एमएससीवी प्रोडक्ट है, जो गाड़ियाँ है, हेवी व्हीकल्स गाड़ियाँ है, साथ ही साथ लार्जेस्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस सप्लायर और इंडियन डिफेंस के ऊपर भी कंपनी गाड़ियों को प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब कंपनी में जो ग्रोथ है वो अलग लेवल में हो रहा है। अभी अशोक लेलैंड किसके किसके साथ टाई अप करके, पार्टनरशिप करके काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। कुछ कंपनी से जैसे बॉस हो गया, टोयोटा हो गया, साथ ही साथ इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम। तो इस तरीके से कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी जो जो पार्टनर्स है इसका मार्केटिंग डेवलपमेंट का, वो अदानी है, एनटीपीसी है और रिलायंस है। इसके साथ जुड़कर भी कंपनी काम कर रहा है। देखिए, कंपनी के जितने सारे ट्रक्स और बसेस गाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिला है, उस सारी गाड़ियों में एक चीज हम नोटिस करेंगे कि सबसे पहले डीजल, सीएनजी हर कैटेगरीज में गाड़ियाँ था। अभी देखिए उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में, H2O में, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर, और साथ ही साथ जो ईवीज है उसके ऊपर भी ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब बसेस से लेकर ट्रक्स भी अभी ईवीज में कंपनी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो एक बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो अच्छा खासा ग्रोथ फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी चलो कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कंपनीज के बारे में एक चीज बता दूं, कंपनी का जो मार्केट मतलब मार्केट शेयर है उनमें से आप देखेंगे तो 15.66% कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर मार्केट शेयर लेके रखा है ऑल ओवर इंडिया में। इलेक्ट्रिक बसेस में अभी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया, फिर भी 2% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगा। लाइट कमर्शियल व्हीकल में देखिए 70%, जहाँ पे टाटा भी इसको टक्कर नहीं दे पा रहा है। और साथ ही साथ मीडियम जो हेवी व्हीकल्स है, गुड कैरियर्स जो व्हीकल्स है, उसमें 31% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का कंपनी का मार्केट शेयर यहाँ पे देखने को मिले है। अभी कंपनीज के ऊपर किस तरीके से फाइनेंशियल ग्रोथ है वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी का जो बिजनेस है वो देखेंगे तो लाइट कमर्शियल व्हीकल के ऊपर कंपनी 63% बिजनेस कर रहा है, और ट्रक्स के ऊपर 31%, और बसेस के ऊपर कितना 4.7%। तो बिजनेस जो है बसेस के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी धीरे धीरे करके बस पर जो इलेक्ट्रिक बसेस है उसके ऊपर भी शिफ्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक बसेस को लगातार बनाते चले जा रहा है, और टारगेट भी आप देख चुके हैं, 2,500 से 5,000 तक पर ईयर में टारगेट रख चुके हैं। और गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर चुके हैं 10,000 की इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर देने वाला है। और वो 3 कंपनी को देने वाला है, एक टाटा मोटर्स हो गया, और इलेक्ट्रिक इंटेक हो गया, और अशोक लेलैंड। इस तीनों कंपनी को ऑर्डर देने वाला है, और बाकी कंपनीज को भी शायद दे सकते हैं। तो कमर्शियल जो व्हीकल्स है इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा बिजनेस है, और जो इसका फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके ऊपर 11%। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं। इंडिया में 91% कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी 8.72% के आसपास बिजनेस कर रहा है। देखिए, लंदन में जो बसेस चल रहा है अशोक लेलैंड का, वो ज़्यादा से ज़्यादा बसेस आपको ईवीज के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था, और अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर किया था। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है।
देखिए कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा करंट ईयर में। और उसी तरीके से अगर डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ कंपनी का बहुत ज़्यादा है। तो डेप्थ कंपनी ज़्यादा इसीलिए ले रहा है क्योंकि कंपनी का नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है। तो डेप्थ लेने के बाद क्या कंपनी सही में प्रॉफिट को ग्रोथ कर पा रहा है? ऑब्वियसली 5 साल में जो प्रॉफिट बहुत कम था, आज वो प्रॉफिट बढ़ चुके हैं करीबन 3% के आसपास। तो चलो अभी देख लेते हैं किस तरीके से ग्रोथ हुआ। सबसे पहले मैं कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट दिखाऊंगा। तो देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। तो हर साल में कंपनी खुद के सेल्स को अलग लेवल में ग्रोथ कराते चले गए और एक्सपेंस को भी कंपनी कंटिन्यू किया। और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट देखिए, इतना ज़्यादा कर्जा लेने के बाद इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद भी नेट प्रॉफिट इस बार डबल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो जब कंपनी के इतने सारे ग्रोथ देखने को मिले हैं, साथ ही साथ कंपनी के आगे बढ़ने का सिचुएशन भी अच्छा खासा दिखा और कंपनी धमाका जैसा रिटर्न भी प्रोवाइड किया। तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव फीलिंग्स होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे तो बोरिंग्स जो है वो एक अलग लेवल का बोरिंग्स यहाँ पे कंपनी लेते चले जा रहे हैं। देखिए 8,000 करोड़ के बोरिंग से कंपनी इस बार 34,000 करोड़ के आसपास बोरिंग ले लिया। और कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है वो भी इस बार ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिले। और कंपनी खुद की बिजनेस के ऊपर भी अच्छा खासा निवेश भी किया। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी को कितना ट्रेड मिला। देखिए कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट मिला 4,400 करोड़ और कंपनी के हाथ में कितना पैसा है? करीबन 2,400 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी ठीक ठाक ही बिजनेस को हैंडल कर रहा है और मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। अभी देखना है कि कंपनी के मतलब जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड के पास पहले 14% होल्डिंग था, वो घट के हो चुके 8%। और एफएस के पास 13% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 20%। तो अभी देखिए एक पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वीक लगा, फिर भी कोई बात नहीं। जितना मुझे परसेंटेज चाहिए था उससे कम है क्योंकि प्रोमोटर के पास होल्डिंग 51% है। और यहाँ पे जो रेड वाला सेक्शन आपको दिख रहा है इसका मतलब प्रोमोटर ने खुद के शेयर को 15% प्लेजिंग रखा। तो प्लेज जितना रहेंगे उतना ही कंपनी के लिए खतरा है क्योंकि प्लेजिंग रहेंगे मतलब प्लेजिंग रखने का मतलब है अगर कंपनी प्रॉफिटेबल ना हुआ तो जिसके पास शेयर गिरवी रखा है तो वो आज नहीं तो कल बेच देंगे। तो इस हमेशा मैं इसीलिए बोलता हूँ कि 15% के नीचे हो तो अच्छे है। तो ऑब्वियसली 15% है तो कोई बात नहीं, इसको आप कंसिडर जरूर कर सकते हैं। तो अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का मेन पॉइंट्स, वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए फाइनली इस कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में ले चुका हूँ। देखिए एक चीज मैं और एक दिखाना चाहूंगा चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले, इस कंपनी का पी रेशियो। देखिए कंपनी के पी रेशियो 5 साल में अगर देखूँ, 10 साल में देखूँ, तो मैक्सिमम में देखूँ तो एक चीज को ध्यान देना, कंपनी के पी रेशियो एक टाइम कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का पी रेशियो हो गया था सिर्फ 3 रुपीज के, सॉरी 12 रुपीज के आसपास। और अभी देखिए कंपनी का पी रेशियो कहाँ तक आ गया, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 21 के आसपास। मगर इसका जो हाई पी रेशियो चला गया था करीबन 57 के आसपास। तो एवरेज पी रेशियो कितना है 24। और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 20 के आसपास। मतलब पी रेशियो अभी भी लो लेवल में ही है। मतलब यहाँ से फिर से देखिए नीचे आए ऊपर गया, फिर से देखिए नीचे आया फिर से ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ऊपर जाने का। उसके साथ साथ प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ तो इसका लास्ट 10 ईयर्स में देखूँ तो देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो कंपनी हायर लेवल का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो कितना है 7 के आसपास और अभी कितना है 6 के आसपास। मतलब यहाँ से फिर से थोड़ा सा अपटन जाने का वो कोशिश जरूर कर सकते हैं। अभी टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना उसमें मुझे एक कफ विद हैंड पैटर्न्स बना 2018 से जो करेक्शन हुआ था उसी लेवल से, मतलब इसका लाइफ टाइम लेवल से। तो उस लेवल को फाइनली बहुत दिनों के बाद ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे कुछ टाइम बिताएगा। उसके बाद अगर ऊपर गए तो मैं जो स्विंग बेसिस में टारगेट लेकर रखा हूँ वो 300 तक मेरा टारगेट रहेगा। और 300 तक टारगेट मिले तो मुझे 80% के आसपास टारगेट मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म के बेसिस में मैंने जिस लेवल तक टारगेट रखा वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और ये टारगेट मैंने खुद डिसाइड नहीं किया, यहाँ पे जो कप का साइज है उसी कप का साइज को यहाँ पे मैंने मार्किंग किया, तो यहाँ पे मुझे टारगेट मिला। तो आई होप यहाँ पे स्विंग बेसिस में जो मेरा टारगेट है वो आपको समझ में आ चुका है। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोई मैं आपको ट्रेड लेने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप सारी चीज़ों को इस तरीके से एनालिसिस करके काम करिएगा तो आपको एक पोटेंशियल मिलेगा और एक आपको कन्विक्शन भी मिलेगा कि हाँ मैंने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड सही दिशा में जा सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में कोई 100% श्योर तो नहीं है, कोई भी श्योर होकर आपको बोल रहा है कि 100% जाएगा तो मेरे हिसाब से उनके बात गलत हो सकता है क्योंकि मार्केट कभी भी आपको 100% श्योरिटी कभी नहीं देता है। तो फिर भी
कंपनीज़ के ऊपर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अपकमिंग ग्रोथ होने का, क्योंकि पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है तो हर किसी के पास गाड़ी है और ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसकी ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो बाकी एज अ लॉन्ग टर्म के लिए मेरा पास होल्डिंग्स है, और जब 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 स्विंग ट्रेडिंग बनता है वो भी मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एक कंटिन्यू है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, और वीडियो में अगर अच्छा खासा जानकारी मिले है तो प्लीज़ लाइक करना। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, एज ए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लीजिए, और आप इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करिए, आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा कंपनी के ऊपर एनालिसिस चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।